नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबर का सवाल है तो आपको बता दूं कि आज सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी बारिश को लेकर काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला शदीद बारिश से शदीद मुतासर हो गए हैं। ख़ास तौर पर आपको बता देंगे तेलंगाना में मेदक जैसा ज़िला जो है कामारेड्डी और दूध करीमनगर वगैरह इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ तक कि आदिलाबाद में भी कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में कई मकामात पर हुकूमत ने स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों को तातील दे दी है या तातीलात का ऐलान कर दिया है। लेकिन जहां तक मेदक का सवाल है, कामारेड्डी का सवाल है, आप देखेंगे कि किस तरह बारिश ने वहां आम जिंदगी मफलूज करके रख दी है और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 12 अफराद बह गए हैं इस सैलाबी बारिश में। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वहां की जो झीलें हैं, तालाब है, तमाम के तमाम लबरेज हो गए हैं और हैदराबाद में जो आबी ज़खायर हैं, खासतौर पर उस्मान सागर और हिमायत सागर, उनके भी दरवाजे खोल दिए गए हैं और बारिश का सिलसिला हैदराबाद के साथ साथ मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी जारी है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि महकमे सेहत रियासत तेलंगाना के महकमे सेहत ने वाज़े तौर पर आवाम को खबरदार किया है, चूंकि बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के नतीजे में मच्छरों की जो अफजाइश होती है उसमें इजाफा हो जाता है और मच्छरों के से जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है और जो हवा के जरिए और दूसरे जो पानी के जरिए बीमारियां पैदा होती हैं उनमें भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में आवाम को खबरदार रहना चाहिए और अपने आप को बचाए रखना चाहिए। और ख़ासतौर पर महकमा मौसमियात ने आवाम को हिदायत दी है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर ही वो या शदीद ज़रूरत के मामले में ही वो अपने घरों से बाहर निकले, वरना अपने घरों में ही रहने को तरजीह दें। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का पंजाब फिल वक्त ऐसा लगता है कि सैलाबी बारिश में डूब गया है। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन कश्मीर की अगर बात करते हैं तो कश्मीर में भी हालात सही नहीं दिखाई देते। कम से कम 50 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं शदीद तूफ़ानी बारिश के नतीजे में। तो बहरहाल पर सारे हिंदुस्तान में बारिश ही बारिश है, लेकिन बिहार से आवाज़ आ रही है वोट छोड़ गद्दी छोड़, यानी तूफान में भी ये आवाज़ थमने वाली नहीं है, ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ट्रंप परेशान है और ट्रंप को खुद अमेरिकी पागल कह रहे हैं और उनके फैसलों को अजीब व गरीब बता रहे हैं। लेकिन अगर एशिया की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का झुकाव अब चीन की तरफ होता जा रहा है और चीन के साथ और रूस के साथ हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है या नया इत्तेहाद तश्कील देने जा रहा है, क्योंकि ऐसे अंदाजा हो गया है कि माय फ्रेंड यानी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्हें फ्रेंड फ्रेंड कहते थकते नहीं थे, जिन्हें गले लगाते हुए ऐसा लगता था कि वो बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं, तो बहरहाल अब उनसे दूर हो गए हैं और जी जिनपिंग जो है चीनी सदर, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तो बहरहाल हम चलते हैं पहली खबर की तरफ और अशरिया से पूछते हैं कि तेलंगाना के क्या हालात हैं। बिल्कुल सही सर। देश में पिछले अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश के आसार बताए गए। वहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है उसको लेकर के भी कहा गया है कि लोग सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं तो वहाँ से हट करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ। हमने देखा कि जिस तरह से अभी जम्मू में जो चीज़ें हुई हैं, जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हुई हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, उन सब चीज़ों से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी भी गवर्नमेंट ने या फिर मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान जो अभी हमने नाम लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, सौराष्ट्र, कच्छ जो गुजरात में है, इन सब जगहों पे भारी बारिश हो सकती है। तो इस यहाँ के लोगों के लिए एक ये कहा गया है कि आप लोग जो है काफ़ी अलर्ट मोड पे रहें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरह अभी आपने तेलंगाना की बात की तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश का पानी भरा हुआ है और अभी भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कभी ये तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, लेकिन बारिश रुक नहीं रही। 2 दिन हो गए आज, आई थिंक 3 दिन हो गए। लेकिन जिस तरह से अभी हमने कल भी देखा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो क्या बोलते हाइड्रा हो या ट्रैफिक पुलिस हो या फिर क्या बोलते फायर वाली टीम हो, जीएचएमसी हो, सबको मिल करके काम करने को बोला गया है कि आपके पास जो भी कॉल आए तो ये नहीं कि आपके पास आई तो आप ही जाएंगे,
सब लोग मिलजुल के काम करें। और इस वक्त सबसे अहम चीज़ एक ये भी है कि गणेश का पंडाल लगे हुए हर जगह, उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसी भी हालत में कुछ ऐसी चीज़ें ना हों, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें फैला देते हैं जिससे जो है तेलंगाना का जो एक हैदराबाद का अच्छा माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमने इससे पहले जो दुर्गा पूजा में भी ये चीज़ें नोटिस की थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस को वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। और जो अपना क्या बोलते हैं बिजली विभाग है उसको भी ये कहा गया है कि आप लोग बिजली के उसमें ये करें कि कहीं पे भी बिजली इस दौरान ख़राब ना हो, या फिर जाए ना, अगर ख़राब हो रही है तो उसको तत्काल ठीक करने का भी प्रयास करा जाए। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अशर यासिर ने गणेश की बात की है, गणेश पंडालों की बात की है, तो पुलिस बहुत ही चौकस दिखाई देती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हालिया अरसे के दौरान आपने देखें कि एक हफ्ता कबल गणेश ले जाने के दौरान या गणेश मूर्तियों की मुंतकिल के दौरान जो बरक़ी शॉक लगने के हादसा पेश आए, उसमें 8 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। तो ऐसे में हुकूमत किसी तरह का जो यानी जोखम लेना नहीं चाहती, ख़ुद पुलिस किसी तरह का जोखम लेना नहीं चाहती, क्योंकि पंडालों में जब बिजली जाती है और उसके बाद आप देखें बारिश का मौसम है, बारिश में अगर कहीं कुछ हो जाए तो बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे में पंडालों के जो लोग हैं या नज़्म करते हैं या मैनेज करते हैं उन चीज़ों को, उन्हें चाहिए कि बिजली के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। वैसे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कश्मीर में बताया, कश्मीर में कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले ही 30 यात्री या 30 या 32 यात्री अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे। अब वहाँ दूसरी इत्तलात में कहा जा रहा है कि कम से कम 50 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए। लेकिन कश्मीर में जहाँ तक बारिश का सवाल है, 50 साल रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है, क्योंकि 360 मिलीमीटर बारिश वहाँ रिकॉर्ड की गई है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और वैसे भी कश्मीर आप देखेंगे, कश्मीर जिसे कहते हैं जन्नत है ज़मीन पर, लेकिन वहाँ पर जब बारिश होती तो क्या मंजर होता होगा। लेकिन बारिश अगर रहमत बनकर आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रहमत बन जाती है तो तबाही व बर्बादी आती है। जैसा कि कामारेड्डी में आप देखेंगे कि नशीबी इलाकों में कई बस्तियाँ बारिश में डूब गई हैं, ज़ेर आब आ गई हैं। इसी तरह आपको बता दें कि निज़ामाबाद का भी यही हाल है, और ये भी कहा जा रहा है कि मेदक में तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हैदराबाद के अतराफ अकनाम में भी इस तरह की इतलात आ रही हैं। लेकिन महकमा सेहत ने जिस अंदाज में मैंने आपको बताया है कि ख़बरदार कर दिया है कि प्लीज़ आप एहतियात बरतें, बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि बारिश के दौरान जो मच्छरों की अफजाइश होती है उसमें इजाफा हो जाता है और मच्छरों से बीमारियाँ फैलती है। और वैसे भी शहर में आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं, लोग यानी बॉडी पेन में मुब्तला हैं, लोग बुखार में मुब्तला हैं और खांसी में मुब्तला हैं। तो ऐसे में आपको चौकस रहना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन के हालात क्या हैं। आपको बता दूं कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, वो उन्हें सिर्फ रूस की और यूक्रेन की फिक्र रहती है, जहां पर आपने देखा कि बरसों से लड़ाई चल रही है, और लेकिन यहाँ की फिक्र नहीं होती, यानी फ़लस्तीन की फिक्र नहीं होती, जहाँ पर इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, शैतानियत का मुजाहरा कर रहा है, दज्जालियत का मुजाहरा कर रहा है, और वहाँ पर फ़लस्तीनियों की नस्ली तथहीर का सिलसिला जारी है। हर रोज़ 100 के करीब फ़लस्तीनियों को जामे शहादत नोश करना पड़ता है, यानी उन्हें शहादत नसीब होती है। और इसराइल बमबारी नहीं रोकता, इसराइल फायरिंग नहीं रोकता, इसराइल आप देखेंगे कि ज़मीनी हमले भी नहीं रोकता। अब तो ये कहा जा रहा है कि इसराइल ज़मीनी हमलों के लिए तैयार है। ऐसे में आपको बता दूं कि भूख से मरने वालों की तादाद यानी 313 तक पहुंच गई है, और जो ताज़ा तरीन वाक़े हैं उसमें कम से कम 10 बच्चे भूख से यानी खुराक ना मिलने वजह से या ग़िज़ा ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। लेकिन आलमी बिरादरी को शर्म आ रही है, और ना ही इस्लामी बिरादरी और अरब बिरादरी को किसी किस्म का ग़ीरत महसूस हो रही है। हमियत इस्लामी उनकी कहाँ गई है ये समझने नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, तबाही व बर्बादी हो रही है, लेकिन सब के सब खामोश हैं, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो क्या इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा रोज़ क़यामत के हमने फ़लस्तीनियों के कत्ल से इसराइल को नहीं रोका, हमने फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी से, उनके कत्ल आम से इसराइल को नहीं रोका, और ना ही अमेरिका को उसकी सरपरस्ती से रोक सके। तो बहरहाल ये सब इक़्तिदार क्या मैं समझता हूँ कि एक नशा होता है, और इक़्तिदार के नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपना मज़हब भूल जाता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाता है, और मिल्लत के
है उसकी जो जिम्मेदारी होती है उससे राह फरार इख्तियार करता है। तो बहरहाल इसराइल अब पूरी तरह फ़लस्तीन पर कब्जे करने जा रहा है, लेकिन हमारे जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ पर यानी रूस और यूक्रेन में जंगबंदी हो जाए, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में वो बेचारे उसी तरह खामोश हैं जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहम मसलों पर खामोश रहते हैं। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अहम मसलों पे खामोश रहते हैं। अभी हमने देखा कि कल अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है और वो लागू हो गया, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका ने यूरोपीय देशों को भी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो भी भारत पे कड़े टैरिफ लगाएं। लेकिन इसके बारे में अगर बीजेपी के लीडर से बात की जाएगी तो वो इसको घुमा करके सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे ही घेरेंगे कि अपोजिशन ऐसा कर रहा है। अपोजिशन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको ये दुख होता है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो हैं वो बिहार क्यों चले गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन वो बिहार क्यों चले गए उस यात्रा में। लेकिन इस बात पे दुख नहीं होता है कि ट्रंप हमारे पे कितने टैरिफ लगा रहे हैं। और ट्रंप ने कल जो एक बयान दिया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी आलोचना भी हो रही कि भाई उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था और आपने 5 घंटे में युद्ध खत्म कर दिया। ये ट्रंप का कहना है, ये ट्रंप का कहना है। इसके बाद में फिर राहुल गांधी ने भी यही बात हो रहा है कि भाई ट्रंप ने आपको 24 घंटे का वक्त दिया था, आपने 5 घंटे में चीज़ें ख़त्म कर दी। बस आखिर आप पे ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप इतनी जल्दी काम ख़त्म करके बैठ गए? आप जब इतने एक्टिव थे और आपको ये दिख रहा था कि हमारे पास अच्छी खासी ताकत है तो आप पीओके क्यों नहीं ले सके? फिर आपने पीओके क्यों नहीं लिया? फिर अगर आपके पास आप इतनी तैयारी से गए हुए थे, इंडियन आर्मी की हम सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी देश की जो सरकार होती है उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं होता है आप पे और उसी की इजाज़त से आप जो हैं वहाँ पे वो कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि देश के प्रधानमंत्री इन सारी चीज़ों पे बोलते नहीं हैं। वही जिस तरह आपने बोला कि ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, उनसे जब भी बात की जाएगी तो कहेंगे रूस और यूक्रेन के जंग जो है वो मैं रुकवा रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवा दी। अब तक तकरीबन अगर देखा जाए तो 40 दफ़ा वो बोल चुके हैं। और कल जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने उसमें सारी चीज़ें बताई कि जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने पाकिस्तान को कॉल किया, हमने कहा तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। फिर हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके बोला कि भाई तुम्हारे बीच ऐसा क्या चल रहा है, अगर ये सब चीज़ें चलती रहीं तो मैं तुम पे इतने ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम जो है परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन हिंदुस्तान की जो मीडिया है, हिंदुस्तान की जो दरबारी मीडिया है, वो इन सब चीज़ों पे बात करने को राज़ी नहीं है। वो तो ये दिखा रही है कि टैरिफ लगने के बाद अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है और हिंदुस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है। भाई साहब कल भी हमने देखा कि काफ़ी सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने के जो बयान सामने आए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि भाई यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो डायरेक्ट यहाँ से अमेरिका जाती हैं, तो अगर वहाँ पे इतना टैरिफ लगेगा तो यहाँ से कैसे जाएंगे वो? फिर उससे जो है यहाँ के जो कारीगर हैं, जो कारखाने हैं वो बंद होने को हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो दरबारी मीडिया वो इन सब चीज़ों पर बात नहीं करते। अगर बात की जाए फ़लस्तीन की तो फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं कि रोज़ बमबारियाँ हो रही हैं, रोज़ वहाँ के लोगों की मौत हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं। और जिस तरह आपने भी बताया कि भूख से बच्चों के मरने की तादाद भी बढ़ गई है, 10 हो गई है। टोटल 313 लोग भूख से जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ सर ये है कि 313 ही हैं या उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ की रिपोर्ट अब जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ के पत्रकारों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको शहीद किया जा रहा है, तो उसके बाद वहाँ की एक्चुअल जो न्यूज़ है वो बाहर आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। बहरहाल जहाँ तक साफ़ियों के शहीद होने का सवाल है, जो वहाँ पर आप देखेंगे फ़लस्तीन में इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनकी तादाद 200 से अबूर कर चुकी है। जबकि जो खुराक के ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से जो बच्चे मरे हैं या बड़े मरे हैं या शहीद हुए हैं, उनकी तादाद 313 तक पहुँच गई है। लेकिन
जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनको ट्रंप ने डराया धमकाया और 24 घंटों का वक्त दिया था, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो जंग थी वो सिर्फ 5 घंटों में ख़त्म कर दी। तो इतना डर, इतना खौफ मैं समझता हूँ कि किसी ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, कोई मामूली मुल्क नहीं है। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म मामूली हो, लेकिन मुल्क हमारा बहुत अजीम है और इस अजीम मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक यानी इंदिरा गांधी जैसा आहनी पच यानी हाथ चाहिए। इसी वजह से सारी दुनिया में श्रीमती इंदिरा गांधी को आपने देखा कि किस तरह आयरन लेडी कहा जाता था, खातून आहन कहा जाता था। ये सबसे अहम बात है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, जो उसने टैरिफ से हिंदुस्तान पर आयद किए हैं, हिंदुस्तान को शदीद नुकसान का सिलसिला शुरू हो चुका है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे जो गारमेंट फैक्ट्री होती हैं वो बिल्कुल यानी वहाँ की मशीनें बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं और उन ताजरीन का कहना है कि क्रिसमस के मौके पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हमें आया करते थे और कम अज़ कम एक ताजिर कहता है कि $10 मिलियन के ऑर्डर्स हमें मिला करते थे, लेकिन अब वो ऑर्डर्स आधे से भी कम हो गए हैं, क्योंकि अब अमेरिकी मार्केट में जो कि हिंदुस्तान में टैरिफ 50% हो गया है, तो ऐसे में जो टैरिफ्स की वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो अमेरिका में कौन हिंदुस्तानी मसनूआत खरीदेगा, कौन हिंदुस्तानी कपड़े खरीदेगा। ख़ास तौर पर जो बच्चों के मलबूसात होते हैं वो बहुत ज़्यादा मांग होती है। लेकिन अब जो अमेरिकी ताजरीन हैं, अमेरिकी सनतकार हैं, वो हिंदुस्तान के बजाय बांग्लादेशी और दूसरे एशियाई ममालिक को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हीरों की जो मार्केट है, ज़ेवरात की जो मार्केट है, हीरे जवाहरात की जो मार्केट है उसको और झींगे की जो मार्केट है उसको, दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान को $25 अरब का, एक सनत को $10 अरब का और एक सनत को $15 अरब का नुकसान हो रहा है। कोई मामूली बात नहीं है। वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। पहले से ही आपने देखा कि गुजरात में किस तरह के हालात हैं और ये जो यानी हीरों की तराश व खराज की जो सनत है यहाँ पर गुजरात में, वो शदीद मुतासिर हुई है। 2000 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं अब तक। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छा मौका था हिंदुस्तान के पास वो मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लेता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कहते। हद तो यह है कि वो जवाब देने से भी कासिर है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, कई ज़बानों पर उसे अबूर हासिल होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो अपनी बात यानी मध्य मुकाबिल के सामने रख सकता है। उसी तरह जिस तरह आपने देखा कि ज़ेलेंस्की ने रखा था, हालांकि ज़ेलेंस्की पर ऐसा लग रहा था कि टूट पड़े हैं एक अजीब व गरीब शक्ल में अमेरिकी सदर और नायब सदर JD वेंस, लेकिन आपने देखा कि ज़ेलेंस्की ने किसी की परवाह नहीं की। यहाँ तक के सहाफ़ी भी वहाँ पर जो थे, वहाँ पर भी तलवे चाटू सहाफ़ी मौजूद हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर मौजूद हैं गोदी मीडिया या तलवे चाटू मीडिया। तो बहरहाल आपने देखा कि ज़ेलेंस्की ने मुँह तोड़ जवाब दिया, जवाब पर जवाब देते रहे, और लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अजीब व गरीब शक्ल बनाते हुए खामोश रहे। पता नहीं उन्हें समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन खामोशी तोड़ना चाहिए। अब उन्होंने तो वादे तौर पर कह दिया है ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, तो क्या मोदी ट्रंप का नाम लेकर कुछ नहीं कह सकते कि आप कुछ भी कर ले हम देख लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को यह अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन अब देखते हैं कि चीन के साथ जब हिंदुस्तान की क़ुर्बतें बढ़ेगी तो अमेरिका क्या क्या हल होगा। लेकिन वैसे मैं समझता हूं कि अमेरिका को कुछ होने वाला नहीं है, और हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि चीन पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त है और सदाबहार दोस्त है, और हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में जो हथियारों से चीन ने मदद की है वो हिंदुस्तान को फरामोश नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि सर अभी तक ये बोला जाता था कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन को लाल आँख दिखा रहे हैं, और अब वही लाल आँख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और अब आप जा कर के उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की और ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप एक तरफ जनता को कुछ और बता रहे हैं और फिर इंटरनल चीज़ें कुछ और हो रही हैं। आप जनता से चाइनीज़ माल का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और आप जो हैं जा कर के उनसे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि यहाँ पे कोई चाइनीज़ आइटम नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन वहीं आपने चाइना के जो कुछ कंपनियां उनके साथ मुआहदा कर लिया, अपना MOU साइन कर लिया। तो आप ये बताइए कि आप जनता को कुछ और बता रहे हैं और आप कर कुछ और रहे हैं। एक ही चीज़ कीजिए, या फिर करिए मत या जनता को मत बताइए। अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी उस दौरान आपने पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूब चैनल्स थे, एक्स अकाउंट थे, इंस्टाग्राम अकाउंट थे, सारे बैन कर दिए। उसके बाद फिर क्या होता है, अब एशिया कप में आप देखिए आप मैच खेलेंगे साथ में, और एशिया कप का प्रोमो जो रिलीज़ हुआ उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, बाकी एशिया में बहुत सारी टीमें हैं,
बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, लेकिन किसी का फ़ोटो नहीं आ रहा, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्लेयर्स के फ़ोटो आ रहे हैं। उसी टाइम पे जो है WCL हो रहा था, जिसका मैच होना था, उन खिलाड़ियों ने खुद उस मैच को ख़त्म करा कि हम नहीं खेलेंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी जो रणनीति है वो क्या है आखिर, अब मतलब आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं, अमेरिका ने कोई हम पे दबाव नहीं डाला, फिर ट्रम्प बार बार तकरीबन 35 से 40 बार कोई अगर ये बात कह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रम्प बिल्कुल सच कह रहे हैं, नहीं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई होगी। लेकिन आप नहीं बोल सकते वज़ीर-ए-आज़म सच बोल रहे हैं, ये भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मशहूर हो गए हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलते हैं। लेकिन नहीं कहना चाहिए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलते हैं। अपोजिशन कहते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोल रहे हैं, और हद तो यह है कि राहुल गांधी ने बिहार में कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो वाराणसी से कामयाबी हुई है वो भी वोट चोरी के जरिए हुई है। खुद बीजेपी कायदीन ने इस सिलसिले में कई मरतबा कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हारते हारते बच गए। उसी तरह जिस तरह कोई इंसान मरते मरते बच जाता है, तो लेकिन मौत तो आती है। तो वज़ीर-ए-आज़म की शिकस्त यकीनी हुई है और दिखाई दे रही है। 75 साल के होने वाले हैं, अब उनकी क्या हालत होगी 75 साल की तकमील के बाद, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक 75 साल की बात है, तो आप देखेंगे कि बूढ़े जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे सुलह लेनी चाहिए, यानी उनके साथ सुलह भी करनी चाहिए और उनके से सलाह भी लेनी चाहिए। और वैसे भी नाज़रीन जैसे कि आडवाणी के साथ हुआ, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ और दूसरे बीजेपी कायदीन के साथ हुआ, उसी तरह अगर आप देखेंगे तो क्या मोदी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब मोदी के जो जानशीन के तौर पर उभर रहे हैं वो है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, और इसके साथ साथ एक बेचारा बहुत ज़्यादा चीख रहा है, तड़प रहा है, मोदी की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि कांग्रेस के गोद में उसकी पैदाइश हुई, लेकिन खाकी चड्डी पहने वो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर आसाम की, जो मुस्लिम दुश्मनी में अपना जवाब नहीं रखता। हालांकि कांग्रेस की पैदाइश है, लेकिन वो भूल गया है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद क्या होता है, हिंदुस्तान की तहजीब क्या है, गंगा जमनी तहजीब के बारे में वो नहीं जानता। सिर्फ उसे ऐसा लगता है कि इख्तिदार बचाने के लिए या इख्तिदार पर बरकरार रहने के लिए या मोदी की राह पर चलने के लिए, मोदी का ओहदा हासिल करने के लिए वो इस तरह की बकवास कर रहा है। ताहम उसकी बकवास अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अमित शाह भी मोदी की जगह लेने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। ताहम आरएसएस किसकी तायद करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन आरएसएस के 100 साल अब मुकम्मिल होने वाले हैं दशहरे के मौके पर, और आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में जो सेमिनार या का सिलसिला शुरू किया गया, तो आपको इस सिलसिले में बताना जरूरी है कि मोहन भागवत ने तकरीबन 3,000 लोगों से खिताब किया, और विज्ञान भवन दिल्ली में वो लेक्चर सीरीज चल रही है, 3 दिन की लेक्चर सीरीज है। उसमें हिंदुत्व के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदू कौन है, ये भी कहा। हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि सारा बर सग़ीर जिसमें कम से कम 10 ममालिक शामिल है वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शामिल थे और तमाम के तमाम हिंदू हैं। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात की, और ये भी कहा कि आरएसएस अपनी जो ज़ैली तंजीमें होती हैं उनमें मुदाखलत नहीं करती। तो ये बताना चाह रहे थे कि जो बीजेपी का सदर का इंतखाब का मसला यानी इल्तिवा में पड़ा हुआ है, उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी कायदीन जिम्मेदार है। तो बहरहाल ये लोग बोलते एक हैं, करते एक हैं। ताहम जहाँ तक हिंदुस्तान की तहजीब का सवाल है, मोहन भागवत को भी ये चाहिए कि वो जिस तरह हिंदुस्तान में इवन तालीम को जो भगवा रंग दिया जा रहा है, ज़फ़रानी रंग दिया जा रहा है, मुग़लों की मोहब्बत को वहाँ से मिटाया जा रहा है, यादों को वहाँ से मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ होने वाला नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान में क्या किया है। मुग़लों ने हिंदुस्तान को लूटा नहीं, बल्कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को सजाया है, संवारा है। और हद तो यह है कि हिंदुस्तान में मुग़लों के जो 10 बादशाह गुजरे, कम से कम 10 बादशाहों की मैं मिसाल दे सकता हूँ, उनकी माएँ जो थी हिंदू थी, बाय बर्थ वो इंडियन थे, समझे। अब अंग्रेज लूटते गए। बिल्कुल सही सर, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं आपकी आरएसएस से 3 दिन का एक लेक्चर रखा गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदू क्या है, हिंदुस्तान जो है वो कितना बड़ा है। लेकिन उस दौरान ये भी बताया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की जब जंग आज़ादी का वो चल रहा था, उस दौरान आरएसएस किस साइड खड़ा हुआ था, इस बारे में भी बात करनी चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि जब देश के जो बापू थे महात्मा गांधी, उनको जो गोली मारी गई थी, उसमें आरएसएस का कितना बड़ा योगदान था, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पे बात नहीं होगी। रीज़न ये है कि आरएसएस इस वक्त वो भले कुछ भी कह लें कि हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम बीजेपी कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अभी जो क्या बोलते वीपी के लिए राधा कृष्णन का नाम आगे किया गया है, वो इस वजह से ही किया गया है क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। 16 साल की उम्र 16 साल की उम्र से वो आरएसएस के हैं।
तो इसी वजह से उनका नाम आगे किया गया है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि आरएसएस जो है ये भी चाह रही है कि जितने भी ऊंचे पद हैं उस पर आरएसएस के लोग ही बैठे नजर आए। अभी हमने देखा कि बीच में शिवराज सिंह चौहान की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से काफ़ी 40 मिनट लंबी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद ये भी कहा जाता है कि अब अगला जो है बीजेपी अध्यक्ष वो शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एक वो है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से वहाँ से हटाया गया, मतलब वो मुख्यमंत्री थे, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया। देन फिर दूसरे जो हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद फिर वो लोकसभा जीत कर क्या कृषि मंत्री बना दिया गया। लेकिन ये सब चीज़ें एक मुख्यमंत्री के उससे अलग होती हैं। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी अध्यक्ष बन जाते हैं जी, तो क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अडवाणी ग्रुप के हैं। हाँ जी। अब रीज़न ये है कि वो बन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अडवाणी ग्रुप में और अमित शाह ग्रुप में या क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी ग्रुप में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन जो हुआ था उसमें अमित शाह ने बालियान पे सिर्फ हाथ रख दिया था, उनके कंधे पे हाथ रख दिया था, उससे वो हार गए थे और राजीव प्रताप रूडी जीत गए थे। रीज़न ये था कि ये एक बात फैल गई थी कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और बालियान जो है वो अमित शाह के हाथ में। तो अब ये भी देखना है कि शिवराज सिंह चौहान अगर बन जाते, मैं नहीं कह रहा हूँ बनेंगे ही, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे नाम आगे आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी कुछ दिन पहले बैठ के कि 3 महिलाओं का नाम आगे आ रहा है कि महिला अध्यक्ष बनेंगी, उसके बाद फिर अचानक शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया, उससे पहले कई सारे नाम आगे आ चुके हैं। लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो वो किस विचारधारा से काम करेंगे? क्या वो जो मोदी और शाह की विचारधारा है, जो उनका माइंडसेट है, उस हिसाब से काम करेंगे, या फिर पुरानी जो बीजेपी थी जो क्या बोलते हैं अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो वाली जो बीजेपी थी उस माइंडसेट से काम करेंगे? ये देखना है होगा। नहीं देखिए, माइंडसेट तो बिल्कुल तब्दील हो गया है, वो माइंडसेट आ ही भी नहीं सकता, वो भी खतरनाक था और ये भी और ज़्यादा खतरनाक है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, 17 सितंबर को वो 75 साल के हो रहे हैं, उन्हें अगर घर वापस भेजा जाता है तो उन्हें ही सदर बीजेपी बना दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें दूसरे जो मंडल है उनके बनाते हैं कि यहाँ ये रहनुमाई करेंगे, उसमें डाल देना चाहिए ताकि बेचारों को बुरा भी ना लगे और यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बहरहाल इसी के साथ हम अपना ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।